हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जैसा कि हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, आज का टेस्ट सीरीज जो है जिसका नंबर है 2.19, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज जो है एज एक गेस्ट पेपर होगा और ऐसा गेस्ट पेपर होगा जिस जो है परीक्षा में छपने के जिसके पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे जो है मैराथन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि वैसे क्वेश्चन को करने वाले हैं जिनके आने के जो है पूरे पूरे चांस एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि आपका समय जो है फिलहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्नों को जनगणना से रखा है, चूंकि आपके सिलेबस में जनगणना है तो उत्तर प्रदेश की जनगणना से मुख्य रूप से मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्नों को रखने की कोशिश की है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है, ठीक है। देखिए, जनगणना 2011 के बाद कोई भी जनगणना नहीं हुई है, तो यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसी हिसाब से सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। तो 11 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में महिला साक्षरता जो है सबसे न्यूनतम है? रामपुर में, बलरामपुर में, श्रावस्ती में या बहराइच में? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि श्रावस्ती में जो है सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर है, ठीक है। तो श्रावस्ती में देख लीजिए 34.8% है, और कानपुर नगर में महिलाओं की अधिकतम साक्षरता दर है वो कितना है? 75.1%। तो कानपुर नगर में जो है सबसे अधिक है और श्रावस्ती में क्या है? कम है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। ये भी प्रश्न जो है जनगणना से ही है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829, 330, 760 या 650, ठीक है। जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है? वहाँ की टोटल जनसंख्या, ठीक है, कुल जनसंख्या भागे क्या होता है? कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका? अरे जमीन का, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व वो है 829, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जो है 829 है और राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व जो है 382 है। तो सोच लीजिए, जो राष्ट्र अपने देश का, यानी कि देश का जो है जनसंख्या घनत्व जो है 382 है और पूरे उत्तर प्रदेश का कितना है? 829 है। तो कितने का अंतर है अपने देश की जनसंख्या घनत्व में और अपने प्रदेश की जनसंख्या घनत्व में? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार शिशुओं का लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश में कितना है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार शिशुओं का लिंग अनुपात, देखिए औरतों से संबंधित और शिशु संबंधित जनगणना को आपको खास तौर से उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है, ठीक है। 914 है, 902 है, 927 है, 940 है, उत्तर जाएगा, यानी कि 902 है। किससे संबंधित? 2011 की जनगणना के अनुसार शिशुओं का लिंगानुपात, यानी कि जो शिशु हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो 2011 की जनगणना है उसमें कुल साक्षरता दर जो है कितना है? 67.7%, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की जो है साक्षरता दर जो है वो कितनी है? 67.7% है। पुरुष की साक्षरता दर उसमें कितना है उत्तर प्रदेश में? 77.3%, और महिला कितना है? 57.2%। एवरेज निकालेंगे तो 67.7% आएगा कुल साक्षरता दर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? यानी कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वाइज सबसे ज़्यादा लोग कहाँ निवास करने वाले हैं? मुरादाबाद में, प्रयागराज में, लखनऊ में, गाजियाबाद में, उत्तर जाएगा, यानी कि प्रयागराज में, ठीक है। पुराना नाम क्या था इसका? इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद पुराना नाम है, फिलहाल जो है ये प्रयागराज हो गया है। तो यहाँ की जो है जनसंख्या क्या है? सबसे अधिक है अन्य जिलों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश के। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई? तो आपको बताना है, तो वो है महोबा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? वो महोबा है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंग अनुपात सर्वाधिक है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में लिंग अनुपात सर्वाधिक है, यानी कि
1000 पुरुष पर महिला की संख्या, ठीक है, महिला की संख्या सबसे अधिक कहाँ पे है? प्रतापगढ़, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर उत्तर जाएगा डी की। जौनपुर के जो है क्या है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में है? ध्यान रखिएगा, साक्षरता में और साक्षरता दर में दोनों में अंतर है, ठीक है। एक दर क्या है, दर है परसेंटेज, ठीक है, दर है परसेंटेज, और साक्षरता मतलब कि जनसंख्या से मतलब है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जनसंख्या की बात हो रही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, कानपुर है, औरैया है। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक साक्षर लोग निवास करते हैं। लेकिन अगर दर की बात की जाए तो गाजियाबाद में साक्षरता दर सबसे अधिक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। परसेंटेज में अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में सबसे अधिक जो है लोग परसेंटेज वाइज साक्षर हैं, जबकि जनसंख्या वाइज बात की है तो गौतम बुद्ध नगर में है। आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, ठीक है। जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार किस जिले का जनसंख्या घनत्व, ठीक है, सबसे कम है? ललितपुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा। तो यानी कि ललितपुर का जो है जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे कम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा जिला है? वो है गाजियाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? वो है गाजियाबाद। जनसंख्या घनत्व समझा चुके हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मसूड़ों से खून आता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। देखिए ये सब जानते हैं, लेकिन कुछ अन्य पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा स्कर्वी से संबंधित, जब मैं एग्जाम की पॉइंट बताऊंगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने रखा है। विटामिन ए, विटामिन सी, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन। तो उत्तर जाएगा बी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से क्या आने लगता है? खून आने लगता है, पस आने लगता है, बदबू भी आता है। अब जो है कुछ डिटेल में जान लेते हैं इसको। मनुष्य स्वयं विटामिन सी का संश्लेषण नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिए। शरीर में विटामिन सी का संश्लेषण नहीं होता है, ये नया पॉइंट। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यह यदि शरीर की को पर्याप्त विटामिन सी नहीं मिलता है तो यह कोलेजन का उत्पादन नहीं कर सकता है, जिससे शरीर के ऊतकों का टूटना होता है, ठीक है। कोलेजन का उत्पादन नहीं हो पाता है तो शरीर के ऊतक क्या होने लगते हैं? टूटने लगते हैं। विटामिन सी क्या करता है? आयरन के अवशोषण में भी मदद करता है, और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और विटामिन सी नहीं लेंगे तो जो है शरीर जो है आयरन का अवशोषण करना बंद कर देगा, और जब आयरन का अवशोषण करना बंद हो गया, एब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा, तो आपको एनीमिया भी हो सकती है। एनीमिया, व्हाट इज एनीमिया? खून की कमी, ठीक है, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। इंसानों में पीला बुखार कैसे फैलता है, ठीक है। इंसानों में पीला बुखार यानी कि पित्त ज्वर भी कहते हैं। पीला बुखार को क्या कहते हैं? पित्त ज्वर भी कहते हैं, और अंग्रेजी में कहेंगे तो येलो फीवर भी कहेंगे, ठीक है। मादा मच्छर के काटने पर, नर मच्छर के काटने पर, जल या वायु। तो उत्तर जाएगा यानी कि मादा मच्छर के काटने पर जो है पीला ज्वर फैलता है इंसानों में। तो पित्त ज्वर के बारे में जान लीजिए। पित्त ज्वर यानी कि येलो फीवर एक संक्रामक तथा तीव्र रोग है जो सहसा आरंभ होता है। इसमें ज्वर होता है, वमन यानी कि उल्टी, मंद नाड़ी यानी कि बीपी लो, मूत्र में एल्बुमिन की उपस्थिति, रक्तस्राव तथा पीलिया के लक्षण होते हैं। किसमें? येलो फीवर में। इस रोग का कारक जो है एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संवहन ईडिस इजिप्टियाई स्टिगोमिया फेसियाटा जाति के मच्छर द्वारा होता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। मैं छोटे छोटे प्रश्न को जो है डिटेल में जानकारी इसलिए देता हूँ ताकि जब प्रश्न कहीं से भी बने तो आप वहाँ जो है एग्जाम में मार ना खाएं, एग्जाम में अपने क्वेश्चन को हल करके आएँ। देखिए आप लोग वीडियो तो जरूर देखते हैं, लेकिन मैं बार बार आपको जो है वो कहता हूँ, एक निवेदन करता हूँ कि देखिए हम लोग आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लाइक करिए। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ अंगुली हिलानी पड़ती है, बस इतना तो कर ही सकते हैं। इतने मेहनत का जवाब अगर इतने से नहीं दे पाते हैं तो मैं इसका जो है इसके लिए मैं क्या हूँ, निःशब्द हूँ। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन प्रमुख है, ठीक है। देखिए जो दवाएं मच्छर भगाती हैं उनमें कौन सा रसायन प्रमुख है जिससे वो जो है मच्छर भग जाते हैं?
एलिथ्रिन, पॉलीथ्रिन, सल्फर या एसिटिलीन? उत्तर हो जाएगा ये, यानी कि एलिथ्रिन से जो है उसमें एक केमिकल होते हैं। तो एलिथ्रिन ही ऐसा केमिकल है जो क्या करता है, जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में मौजूद होता है, जिससे मच्छर क्या हो जाते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं। एलिथ्रिन कीटनाशकों में उपयोग किए जाने वाला संबंधित सिंथेटिक यौगिक का एक समूह है। उन्हें पायरेथ्राइड्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी पायरेथ्रिन या सिंथेटिक संस्करण गुलदाउदी के फूलों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कीटनाशक गुणों वाला एक रसायन है। ठीक है, तो ये गुलदाउदी नाम के फूल में भी पाया जाता है एलिथ्रिन, उसी से ये बनता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। किस तापमान पर जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है? जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है, यानी कि बैक्टीरिया की जो है वृद्धि रुक जाती है। किस तापमान पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर, 6 डिग्री सेल्सियस पर, 7 डिग्री सेल्सियस पर या 8 डिग्री सेल्सियस पर? उत्तर हो जाएगा, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जीवाणुओं की, यानी कि बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है। देखिए, बैक्टीरिया का विकास धीमा करने के लिए, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए इसका तापमान 41 फ़ारेनहाइट या 5 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें 4 डिग्री था, फिर 6 डिग्री था ऑप्शन, तो आपका 4 डिग्री जो है उसमें बेस्ट ऑप्शन था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। आकार के आधार पर परिवार को कितने प्रकारों में बांटा गया है? आकार के आधार पर परिवार को कितने प्रकारों में बांटा गया है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार? तो उत्तर हो जाएगा, यानी कि 3 प्रकारों में जो है परिवार को आकार के आधार पर बांटा गया है। वो कौन कौन से प्रकार हैं? एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। सब कुछ जो है हम लोग परिवार चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो हमें आशा है कि समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस भी चैप्टर में, जिस भी पॉइंट पे आपको समस्या हो रही है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जो है हर चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक जो है थंबनेल से आप पहचान जाएंगे कि इसमें ये होगा, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाल विवाह एक है। बाल विवाह क्या है? व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, कानूनी समस्या है? बी हो जाएगा। पूरे समाज में जो है बाल विवाह पहले फैला था। ठीक है, कुछ हमारे समाज सुधारकों की वजह से और गवर्नमेंट की जो है सख्ती की वजह से जो है ये बहुत हद तक रुक चुका है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। शारदा अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये तो आप लोग चुटकियों में बता सकते हैं इसे प्रश्न को, क्योंकि इसको बार बार बताया गया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न बनने ही बनने हैं, शारदा एक्ट से, ध्यान रखना है आपको। विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, ऊपर के सभी? उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि शारदा अधिनियम जो है बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है, तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब आया था? 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की जो है उम्र 18 साल कर दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शारदा एक्ट के अनुसार जो है लड़कियों का उम्र और लड़कों का उम्र कितना किया गया था? तो 14 और 18 ध्यान रखना है। बाद में संशोधन के माध्यम से लड़कियों का उम्र जो 18 कर दिया गया और लड़कों का उम्र कितना कर दिया गया? 21 कर दिया गया। ये आज़ादी के बाद की बात है, लेकिन ये जो है शारदा एक्ट 1929 की बात है। तो शारदा एक्ट जो है बाल विवाह संबंधित है। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग चूहे के पिस्सू से फैलता है? ठीक है, चूहे के पिस्सू से फैलता है। डिप्थीरिया, कलरा, मलेरिया, प्लेग? उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्लेग जो है चूहे के पिस्सू से फैलने वाला रोग है। प्लेग पहले बहुत हुआ करता था, अब रुक चुका है ये। ठीक है, और साइंटिस्टों को और डॉक्टरों को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि चाहे कोरोना हो, प्लेग हो, हैजा हो, जो भी है, साइंटिस्टों ने ही इसको क्या किया है, या वैज्ञानिकों ने या डॉक्टरों ने इसको क्या किया है, खत्म करने का काम किया है। तो मरीजों को बुखार, ठंड लगना, तीव्र कमजोरी, पेट में दर्द, सदमा, संभवतः त्वचा और अंग रक्तस्राव होता है। इसमें किसमें? हम लोग प्लेग की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, इसमें ये सब चीज़ें होती है इसमें। त्वचा और अन्य ऊतक जिनमें उंगलियां, पैर की उंगलियां और नाक शामिल है, काले पड़ सकते हैं और मर भी सकते हैं लोग। ठीक है, इसमें तो ये सब सिम्टम्स आप याद रखिए। कभी कभी सिम्टम्स देके क्वेश्चन पूछ लेता है कि यह सिम्टम्स जो है किस रोग का है, आपको तो उसी में काम करना है, उस क्षेत्र में, तो आपसे पूछा जा सकता है। स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी किसके कारण होती है? स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, अनिद्रता
ठीक है, की बीमारी किसके कारण होती है? घरेलू मक्खी, मच्छर, सीसी मक्खी, सिकताप मक्खी। उत्तर जाएगा सी, यानी कि सीसी मक्खी की वजह से जो है स्लीपिंग सिकनेस वाली बीमारी होती है। तो स्लीपिंग सिकनेस के बारे में जान लीजिए। स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी मक्खियों के काटने से होता है। इससे दिमाग सूज जाता है। इससे क्या होता है? दिमाग में सूजन हो जाती है। इससे मरीजों को अक्सर बुखार, सिर में दर्द, ठीक से नींद ना आना जैसी शिकायतें होती हैं। वक्त पर इलाज ना मिले तो यह जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, वक्त पर इलाज ना मिले स्लीपिंग सिकनेस का तो जानलेवा भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र जो है 21 दिन से कम होता है। ठीक है, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं। 21 दिन से कम पे ही आने लगता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसको क्या कहते हैं? मोनेरिजिया, एपीमेनोरिया, मेट्रोरिजिया या हाइपोमेनोरिया। तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, यानी कि एपीमेनोरिया कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो दो टर्म और थे, हाइपोमेनोरिया, इसको देख लेते हैं। हाइपोमेनोरिया क्या होता है? जिसे छोटी या अल्प अवधि के रूप में भी जाना जाता है। बेहद हल्का मासिक धर्म रक्त प्रवाह होता है। ठीक है, इसमें बहुत कम समय के लिए आता है और बहुत ही हल्का रक्त प्रवाह होता है। बहुत ही रक्त प्रवाह मतलब कि जो फ्लो होता है, प्रवाह होता है, बहुत ही क्या होता है? हल्का होता है, धीमा होता है। उसको हाइपोमेनोरिया कहते हैं। यह भारी मासिक धर्म या हाइपरमेनोरिया के विपरीत है, जिसे अधिक उचित रूप से मेनोरेजिया कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, जिसको क्या कहते हैं? मेनोरेजिया कहते हैं। तो हाइपोमेनोरिया, इपीमेनोरिया और मेनोरेजिया जो है आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। वह स्थिति जिसमें किसी महिला का हाल ही में गर्भपात हुआ हो, नर्स को क्या जांच करनी होगी? ठीक है, अगर हाल ही में किसी का गर्भपात कराया गया हो किसी भी कारण से, ठीक है, बच्चे को खतरा हो या माँ को ही खतरा हो या कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो, तो सबसे पहले नर्स को क्या चेक करना होगा फ्रिक्वेंटली, मतलब कि हर 2 दिन पे, 1 दिन पे जो भी है। रक्तस्राव की तीव्रता, निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, या उच्च रक्तचाप या जटिलता, तो उत्तर हो जाएगा यानी कि रक्तस्राव की तीव्रता देखना होगा कि कितने तीव्रता से रक्तस्राव हो रहा है, यानी कि कुछ उसके हिसाब से जो है उसके कॉम्प्लेक्सिटी की जांच की जाएगी, तो उत्तर हो जाएगा इसका ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। जब पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ। ठीक है, यानी कि पल्स पोलियो का प्रथम चरण जो है कब प्रारंभ हुआ? दिसंबर 1994 में, दिसंबर 1995 में, जनवरी 1994 में या नवंबर 1996 में। उत्तर हो जाएगा भी, यानी कि दिसंबर 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण आरंभ हुआ। ये रट लेना है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम जो है पहला चरण 9 दिसंबर 1995 को हुआ था। भारत में पोलियो का आखिरी मामला जो है सामने आया था 2011 में पश्चिम बंगाल में। यानी कि पोलियो का अंतिम मामला 2011 में आया है। कहाँ पे आया है? पश्चिम बंगाल में आया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटा में प्रवेश करता है और माँ और भ्रूण में प्रतिरक्षा स्थानांतरित करता है? ठीक है, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा में प्रवेश कर जाता है और माँ और भ्रूण की में जो है प्रतिरक्षा को क्या करता है? स्थानांतरित करता है। इम्यूनोग्लोबिन जी की बात कर रही है, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन डी या इम्यूनोग्लोबिन ए, तो उत्तर हो जाएगा यानी कि इम्यूनोग्लोबिन जी जो है प्लेसेंटा में प्रवेश करता है और माँ और भ्रूण की क्या करता है? प्रतिरक्षा को स्थानांतरित करता है। आगे बढ़ते हैं। 21 पे आते हैं। रज्जुवृत्ति के बाद महिलाओं की हड्डियों से आवाज़ आने का कारण क्या है? रज्जुवृत्ति मतलब होता है कि मेनोपॉज वाली स्थिति, यानी कि अब जो है 45-50 के बाद अब जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना बंद हो चुका है, उसकी बात हो रही है। उसके बाद जो है हड्डियों से आवाज़ आना शुरू हो जाता है महिलाओं में। ऐसा क्यों होता है? हार्मोनल असंतुलन के कारण या ऑस्टियोपोरोसिस के कारण। ए और बी दोनों में से कोई भी नहीं, उत्तर जाएगा सी, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, यानी कि हार्मोनल असंतुलन के कारण भी आ सकता है हड्डियों से आवाज़, या ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? हड्डियों का कमजोर हो जाना, बुढ़ापे में धीरे धीरे शुरू होने लगता है। ठीक है, इसके बारे में लोग बहुत बात कर चुके हैं पिछले सीरीज में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। किस वर्ष को, ठीक है, महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 2001, 2004, 2005, 2008, उत्तर जाएगा। वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में क्या किया गया है? घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। विवाह जो है बीमार आत्मा का एक अस्पताल है, यह कथन किसने कहा है? ठीक है,
विवाह क्या है? बीमार आत्मा का एक अस्पताल है। यह कथन किसने कहा है? बिट स्ट्रीट ने, लूथर ने, फूले ने, प्रभु ने। उत्तर हो जाएगा बी यानी कि लूथर साहब ने इसको कहा है। एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। मध्यकालीन युग में परिवार यह कार्य करता था। मध्यकालीन युग का जो परिवार था वह क्या काम करता था? शैक्षणिक का काम कार्य भी करता था, मतलब बच्चों की बात कर रहा हूँ, आर्थिक कार्य भी देखता था, धार्मिक कार्य भी देखता था, उपरोक्त डी यानी कि, तो उत्तर हो जाएगा डी यानी कि। देखिए मध्यकालीन में जो है ये सभी काम जो है परिवार ही देखता था, चाहे शैक्षणिक कार्य हो, आर्थिक कार्य हो या धार्मिक कार्य हो, तीनों कामों को जो है परिवार ही करता था, तो उत्तर हो जाएगा इसका डी। आगे बढ़ते हैं, भारत में मातृवंशीय परिवार पाया जाता है, ठीक है। मातृवंशीय परिवार पाया जाने का मतलब क्या होता है कि माताएं वहाँ क्या होती हैं? मालिक होती हैं, और पुरुषों को कहीं कहीं पे जो है क्या करना पड़ता है? एक तरह से बहू बन के वहाँ पे आना पड़ता है, ये ध्यान रखना है। तो दक्षिण भारत और बिहार में, दक्षिण भारत और असम में, केरल और उत्तरी भारत में, तमिलनाडु या उत्तरी भारत में, उत्तर हो जाएगा यानी कि दक्षिणी भारत और असम में जो है मातृवंशीय परिवार पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि वहाँ यहाँ के पुरुषों का रोल वहाँ की महिलाएं करती हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। जनसंख्या घनत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? यानी कि जनसंख्या घनत्व की अवधारणा जो है किसने दिया था? माल्थस साहब ने, सैडलर साहब ने, स्पेंसर साहब ने, दुर्खिम साहब ने। उत्तर हो जाएगा डी यानी कि दुर्खिम साहब ने जनसंख्या घनत्व की अवधारणा को दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूं सारे प्रश्न क्या हैं? 24 कैरेट गोल्ड हैं, ठीक है, इनके आने के पूरे चांस एग्जाम में बनते हैं। 24 कैरेट गोल्ड है सारे प्रश्न, बहुत ही छांट के, बहुत ही उसको जो है अन्य जगहों से ढूंढ ढूंढ के लाया जा रहा है आपके लिए, तो कृपया करके जो है इसको रिस्पेक्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व क्या है? ये परिभाषा बताया जा रहा है आपको, इसके पहले मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन अब जो है यहाँ पे लिखित रूप में बता रहा हूँ। जनसंख्या घनत्व की गणना कैसे किया जाता है? जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, वह जनसंख्या घनत्व को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक समस्या है? ठीक है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा जो है एक सामाजिक समस्या है? महामारी है, पागलपन है, भूकंप है या अस्पृश्यता है? उत्तर हो जाएगा डी यानी कि अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत की बात हो रही है, छुआछूत। ये क्या है? एक सामाजिक समस्या है। लेकिन महामारी हो गया, पागलपन हो गया, भूकंप हो गया, ये सब क्या है? पागलपन तो व्यक्तिगत समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, और महामारी और भूकंप क्या है? ये प्राकृतिक समस्या है, ठीक है, प्राकृतिक समस्या है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा क्या जा रहा है सामाजिक समस्या, तो वो है छुआछूत, ठीक है, ये समाज द्वारा पैदा किया हुआ है। तो इसको जो है अनुच्छेद 17 में, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 17 के में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, और किसी भी रूप में इसका अभ्यास क्या है? वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी अक्षमता को लागू करना या कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, तंबाकू, सिगार आदि में किस प्रकार का मादक पदार्थ पाया जाता है? ठीक है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, सिगार में किस प्रकार का मादक पदार्थ पाया जाता है? बेहोश करने वाला, निकोटीन, सीरियतिवास, या इनमें से कोई नहीं उत्तर जाएगा, यानी कि निकोटीन जो है पाया जाता है। इस तरह से जो है आप धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? निकोटीन के आदी हो जाते हैं और अपने फेफड़े को क्या करने लगते हैं? खराब करने लगते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा सुविधा प्रदान करते हैं? जो भी नशा मुक्ति केंद्र होते हैं वहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं? नशा छुड़ाने वाला केंद्र होता है वो, ठीक है, परामर्श देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, चिकित्सा सहायता देते हैं, यौगिक आसन देते हैं, ऊपर के सभी तो उत्तर हो जाएगा, यानी कि तीनों प्रकार की सुविधाएं वो देते हैं ताकि जो है मरीज क्या कर सके? नशा को छोड़ सके। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। पेक्टिन किसमें पाया जाता है? ठीक है, पेक्टिन किसमें पाया जाता है? केला, अमरूद, गेहूं, अंडे में भी हो जाएगा, अमरूद में, ठीक है। पेक्टिन जो है अमरूद में पाया जाता है, और ये क्या करता है? शरीर की नसों की जो है पेक्टिन सूजन को कम करता है, और ख़ास तौर से जो बवासीर के मरीज होते हैं उनमें अमरूद क्या होता है? बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है,
क्यों? क्योंकि बवासीर में क्या होती है, नसें सूज जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसमें जो पेक्टिन होता है अमरूद में, वो नसों को सुखाने का काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा एक फुल फॉर्म जान लीजिए, FSSAI का फुल फॉर्म जान लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है इसका, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं। शिशु में नब्ज की गति प्रति मिनट होती है, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन बताना है कि शिशु में नब्ज यानी कि नाड़ी की बात हो रही है, नाड़ी की जो गति होती है प्रति मिनट कितनी होती है? 70 से 80, 90 से 100, 100 से 120, 120 से 150। उत्तर डी हो जाएगा कि शिशु में नब्ज की जो गति होती है प्रति मिनट, 1 मिनट में 120 से 150 बार धड़कता है। प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं। मानव विकास क्या है? एक है क्रमिक है, निरंतर है, पर्सनल है, ऊपर के सभी। पर्सनल मतलब कि हिंदी में व्यक्तिगत कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए मानव विकास क्या है? ये क्रम से होने वाला है, निरंतर लगातार चलने वाला विकास, ठीक है, विकास है। जीवन पर्यंत चलता है विकास, मरते दम तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, तीनों सही है, उत्तर हो जाएगा डी यानी कि ऊपर के सही जो है सभी सही हैं मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस खाने योग्य पदार्थ में कोलेस्ट्रॉल होता है? कौन सा ऐसा जो है दिए गए पदार्थ है इसमें जो है क्या है, कोलेस्ट्रॉल होता है? हरी पत्तेदार सब्जी, चावल, अंडा, मूंगफली। तो जगह से यानी कि अंडा, जो अंडा होता है उसमें जो बीच में योक होता है पीला वाला, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 33 पे आने से पहले कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। दालों में क्या पाया जाता है? लाइसिन पाया जाता है, ध्यान रखना है। कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको आपको रटना ही पड़ेगा और रटना जरूरी है, क्योंकि जब ऑप्शन बना कर दे देगा या मैच का कॉलम दे देगा तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट जो है बहुत आपको मजबूत करेंगे, ठीक है। देखिए मैं कहता हूँ बार बार कि विद्यार्थी आज के ज़माने में कौन है? जो समझता भी हो, रटता भी हो, दोनों काम करता हो, ठीक है, वही आज के ज़माने में सक्सेस हो पाएगा। सोडियम बेंजोनेट जो है का उपयोग कहाँ पे करते हैं? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। का उपयोग टमाटर के सास में परिरक्षक यानी कि के रूप में किया जाता है। परिरक्षक मतलब कि देर तक टिकेगा वो, ठीक है, स्वास्थ्य, इसलिए उसमें सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वृद्धावस्था में आंत संबंधित जो समस्या होती है कब्ज की होती है, ठीक है। आंत संबंधित समस्या होती है वृद्धावस्था में, उसको क्या कहते हैं? कब्ज कहते हैं। सोडियम बेंजोनेट जो है टमाटर के सास में डाला जाता है, किस लिए? परिरक्षक के रूप में। और लाइसिन जो है दालों में पाया जाता है। आगे बढ़ें, प्रश्न संख्या 33 पे आते हैं। बाल मृत्यु के क्या कारण है? बच्चों के मृत्यु के ज़्यादा कारण क्या है? अधिक संतान पैदा करना, बिल्कुल। अधिक संतान पैदा होने से माँ बाप जो है सबका केयर नहीं कर पाते हैं, पोषण में कमी हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल। पोषण में कमी होती है तभी जो है तभी भी बालकों की मृत्यु हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान लापरवाही, अगर गर्भावस्था के दौरान कोई लापरवाही हो तो उसमें अनेक बीमारियां, जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जिस जो है भविष्य में क्या कर सकती हैं, उसकी जान ले सकती हैं। तो उत्तर जाएगा डी यानी कि उत्तर के सही। देखिए ये प्रश्न बहुत आसान है सारे ये सब, लेकिन जानना बेहद जरूरी है कॉन्फिडेंस के लिए आपके, ठीक है। मैं आपको आज बताया था आज के वीडियो में कि कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, ओनली प्रैक्टिस है, ठीक है। और जो बाकी तरीके बताया हूँ उसको फिर से डिस्कस नहीं करूँगा, जाके वीडियो आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाए एग्जाम टाइम में। प्रश्न संख्या 34 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पानी को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है? ये घरेलू तरीका पूछ रहे हैं, ठीक है, घरेलू तरीका है। इसमें घरेलू छूट गया है, मुझे लगता है सब में, हाँ छूट गया है, ठीक है। तो घरेलू तरीका उबालना है, आसवन है, क्लोरीनीकरण है, उनमें से कोई नहीं। तो देखिए घरेलू से सबसे तरीका है। देखिए ये सब प्रश्न बहुत ही कॉमन प्रश्न है, क्योंकि आपको जो है जाके गाँव में यही सब बताना है कि देखिए पानी को शुद्ध कैसे किया जाए। तो पानी को घरेलू घर पे शुद्ध करने का सबसे बढ़िया बेहतरीन तरीका है उबाल के ठंडा कर लीजिए, उबाल दिए फिर ठंडा कर लीजिए, ठीक है, फिर छान के उसको पीजिए। यही आपको बताना होता है मैक्सिमम, क्योंकि हमारे देश में इतनी जनसंख्या बहुत गरीबी में जी रही है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। उसी संबंध प्रश्न था, ये घरेलू छूट गया था, माफ करिएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण में सहायक है? ठीक है,
ये प्रश्न क्या है आपके रिवीजन के लिए रखा हूँ, ठीक है। ऊपर इसको बता चुका हूँ, बताइए आप कौन सा उत्तर होगा। कौन सा विटामिन जो है आयरन के अवशोषण, आयरन को जो है अब्जॉर्ब करने में सहायता करता है। विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन ई, इनमें से कोई नहीं उत्तर जाएगा बी, यानी कि विटामिन C जो है यह हेल्प करता है आयरन के अवशोषण में, जिससे क्या होती है, विटामिन C की मात्रा लेते हैं तो आयरन अवशोषण होता है, हमें क्या नहीं होता है, एनीमिया नहीं होता है, ठीक है। एनीमिया नहीं होता। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी। खून की कमी हो जाएगी तो क्या होगी, बहुत सारी समस्याएं हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल गुरु दक्षिणा दे के जाइए। चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ये काम करना बिल्कुल मत भूलिए। बने हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।